आपको पता है कि आजाद भारत की संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। भारत के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी द्वारा वर्ष 1963 में तब की जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ संसद में पेश किया गया था और इसका जिक्र एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की एक पुस्तक में मिलता है। आजकल आपने देखा होगा हम आपको स्कूल की किताबों से बहुत सारी चीजें कोट करने लगे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने ये जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं इन्हें भी ध्यान से नहीं पढ़ा है। इसलिए हम आगे जो उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं या उसके आगे मास्टर्स में पढ़ाई जाती हैं, उन किताबों को अब हमने थोड़ा कम कर दिया है। आजकल मैं आपके लिए स्कूल की किताबें लेकर आता हूं, क्योंकि हमारे नेताओं ने ये भी नहीं पढ़ी। अगर उन्होंने ये किताबें भी पढ़ ली होती तो उन्हें समझ में आता कि हमारे देश ने कहां कहां गलतियां की हैं और इतिहास हमें क्या सिखाता है। अब जो किताब मेरे हाथ में है, जो मैं लेकर आया हूं आज, ये 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इसका नाम है। ये देखिए, और ये कक्षा 12 की किताब है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। इसमें लिखा है कि 1962 में हुए युद्ध में चीन से मिली हार के बाद देश में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ काफी नाराजगी थी। उस समय सेना के कई बड़े अधिकारियों और कमांडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और नेहरू के सबसे नजदीकी और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। युद्ध में सेना को बिना किसी तैयारी के भेजने के लिए जवाहरलाल नेहरू की भी कड़ी आलोचना हुई थी और इसके बाद 1963 में लोकसभा में नेहरू के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसी चीन के मुद्दे पर। यही नहीं, युद्ध में हार की वजह से कांग्रेस पार्टी को कई उपचुनावों में हार का सामना भी करना पड़ा था। ऐसा इस किताब में 12वीं कक्षा की किताब में लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा है, इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी लोगों को कि हम चीन से हार गए। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन्ड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना भी उस समय इस हार के बाद बढ़ी थी। और नेहरू के जो करीबी थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और नेहरूज ओन स्टेचर suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness। यानी जो जवाहरलाल नेहरू का जो कद था उससे पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था। पहली बार हुआ जब लोगों ने जवाहरलाल नेहरू की खुलेआम आलोचना करनी शुरू कर दी और उनका राजनीतिक कद काफी कम हो गया था पहले के मुकाबले, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि नेहरू चीन को समझ नहीं पाए और उनके जो आंकने की क्षमता है चीन को, वो यहां काम नहीं आई। आज राहुल गांधी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कई नेताओं ने चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, लेकिन नेहरू ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बाद 1962 में भारत को चीन से युद्ध लड़ना पड़ा। और इस युद्ध में हमारे देश ने लद्दाख में 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी। चीन ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। जिस समय नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे, उस समय कई नेताओं ने उन्हें चीन को लेकर आगाह किया था। अब कुछ और पढ़कर बताता हूं। 1954 में राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के इस फैसले की आलोचना की थी और उन्हें आगाह किया था कि इस गलती की वजह से चीन भारत को घेर लेगा। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज इससे भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत को छोड़ता नहीं है। उस दिन राज्यसभा में हुई बहस की एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और अंबेडकर ने क्या कहा था यह मैं आपको पढ़कर बता चुका हूं। 26 अगस्त 1954 की यह बात है और इसके ठीक 8 साल के बाद चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। अंबेडकर के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एम.एस. गोलवलकर, राम मनोहर लोहिया,
और सी राजगोपालचारी ने भी चीन को लेकर नेहरू की नीतियों पर चिंता जताई थी, लेकिन नेहरू उस समय इन चेतावनियों को नजरअंदाज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का समर्थन कर रहे थे। 1954 में नेहरू ने अपनी चीन यात्रा के दौरान तिब्बत पर चीन के गैर कानूनी कब्जे को पंचशील समझौते के तहत मान्यता दे दी थी। यहां पंचशील का मतलब था पंच यानी पांच और शील यानी विचार, यानी यह समझौता 5 विचारों पर टिका था जिनमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मुद्दा था। चीन ने इस समझौते का फायदा उठाया और जब तक नेहरू यह समझ पाते कि उनकी नीतियां गलत हैं, चीन भारत की जमीन हड़प चुका था, जिसका राहुल गांधी को कोई दुख नहीं है शायद। चीन को लेकर नेहरू की नीतियां कितनी गलत थीं, यह आपको 67 वर्ष पुरानी एक चिट्ठी से समझाने की कोशिश करेंगे अब हम। नेहरू ने 1954 में चीन की यात्रा से लौटने के बाद अंग्रेजों के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वो एडविना को यह बता रहे थे कि चीन में कैसे उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और उन्हें जितना सम्मान भारत में मिलता है उतना ही सम्मान चीन में भी मिला। नेहरू ने तब बताया कि चीन के एक शहर में 10 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया था और ये लोग उनके वहां पहुंचने से बहुत उत्साहित थे। इस चिट्ठी को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स, लाइक्स या शेयर्स देखकर खुश होते हैं, वैसी ही अनुभूति शायद नेहरू को भी हो रही थी। और देखिए नेहरू ने क्या लिखा एडविना को। आई हैड अ वेलकम इन चाइना such as I have in big cities of India, and that is saying something. The welcome given to me was official and popular. 1 million took part on the day of arrival in Peking. It was not the numbers, but their obvious enthusiasm. There appeared to be something emotional to it. यानी अपने इस स्वागत से नेहरू बहुत खुश थे और चीन ने उन्हें खुश तो कर दिया, लेकिन वो चीन की मंशाओं को समझ नहीं पाए। चीन को लेकर नेहरू की 7 बड़ी गलतियां क्या थीं, आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो समझना ही चाहिए, देश को भी समझना चाहिए। पहली गलती, चीन और कम्युनिज्म पर नेहरू का रवैया बहुत नरम था। दूसरी बात, तिब्बत में चीन के गैर कानूनी कब्जे का विरोध उन्होंने नहीं किया। तिब्बत में चीन के कब्जे को उन्होंने मान्यता दी, यह बहुत बड़ी गलती थी। चौथी गलती, संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिका द्वारा भारत को स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया गया तो नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह कह दिया कि यह सदस्यता चीन को दे दी जाए। सोचिए, नेहरू ने आज अब जिस सीट के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में सीट को लेकर, वो सीट हमें मिल रही थी, लेकिन नेहरू ने उस सीट को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो सीट हमें मिलने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो सीट चीन को दे दी जाए, क्योंकि चीन उसके साथ ज्यादा न्याय कर पाएगा। और आप देख लीजिए, तब से लेकर आज तक चीन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मौजूदगी का भारत के खिलाफ ही प्रयोग करता है। पांचवी गलती, चीन को लेकर नेहरू ने लगातार गलत सैन्य फैसले किए और नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी 1962 में हुए युद्ध का बड़ा कारण बनी। छठी गलती, युद्ध के दौरान नेहरू ने वायुसेना का इस्तेमाल करने में संकोच दिखाया। अगर वो वायुसेना की मदद ले लेते तो युद्ध के परिणाम अलग हो सकते थे। और सातवीं गलती, नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की वजह से युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भारत का समर्थन नहीं किया। ये 7 गलतियां उस समय नेहरू ने की थीं और अब आप सोचिए, इतने वर्षों के बाद उन्हीं के परिवार के चिराग राहुल गांधी आज उन सारी गलतियों को भुलाकर ये कह रहे हैं कि भारत माता को चीरकर उसका एक टुकड़ा चीन को दे दिया गया है। राहुल गांधी को सबसे पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को 12वीं क्लास की ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी है तो अब मंगवा कर पढ़ सकते हैं और देखना चाहिए कि आज भारत इस स्थिति में पहुंचा तो पहुंचा कैसे और उसके पीछे किन किन की गलतियां थी।